नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। प्यारे विद्यार्थियों, आरईसीटी मुख्य परीक्षा 4 अगस्त यानी कह सकते हैं कि आपके समक्ष मात्र 2 दिन का समय शेष है। आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आज से इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए और आने वाले प्रत्येक वीडियो को आप अवश्य देखना। और आप कह सकते हैं कि मेन एग्जाम के लिए इस सेशन के अंदर और भी जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उनके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ेंगे आप अपने इस सेशन शानदार सीरीज के साथ में, और आप सभी इस सेशन को पूरा अवश्य देखना, ताकि इस सेशन के अंदर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं वो श्योर आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप इस वीडियो के अंतिम में ये भी अवश्य कमेंट कर लेना कि आप इस सेशन के अंदर से कितने क्वेश्चंस आपकी करेक्ट कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली जनरेशन यानी कंप्यूटर की जो फर्स्ट पीढ़ी थी उसका मुख्य कंपोनेंट क्या था। भाई, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है ना उसका मुख्य कंपोनेंट क्या था, तो आपको याद रखना है पहली पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन जो बी के ऊपर लिखा हुआ है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट पीढ़ी का जो मुख्य कंपोनेंट था वो कौन सा था भाई, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व था। अगर आपको है ना ये आईसी लिखा हुआ पूछे तो ये कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी का है, तो आप बोल देना कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का ये कंपोनेंट था। कौन सा, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट है, सेकंड जनरेशन का। तो आप कह सकते हैं इस तरह से एग्जाम में अगर प्रश्न बन जाता है तो आप अवश्य याद रखना कि पहली पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब और वाल्व था, दूसरी पीढ़ी का ट्रांजिस्टर था और तीसरी पीढ़ी का आईसी था। आज जो कंप्यूटर की पीढ़ी चल रही है वो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है, जिसके अंदर मुख्य रूप से आप कह सकते हैं अल्ट्रा यानी कह सकते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी वीएलएसआई। तो आप कह सकते हैं कि किसमें था भाई, वीएलएसआई था कंप्यूटर की 4वीं पीढ़ी में था। इसमें है यूएलएसआई। यूएलएसआई का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यूएलएसआई का मतलब और भी इससे अधिक हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी बहुत बड़े यहाँ पे आईसी समाहित करके इसको यूज किया था। तो यहाँ पे तो फिलहाल के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन से आप सभी अवश्य यहाँ पे ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को अवश्य पूरा देखना। देख लीजिए, मैं क्वेश्चंस को थोड़ी सी साइज यहाँ पे कम करता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। भाई, आपको याद रखना डेटा भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का उदाहरण है। आपको याद रखना है कि अगर दुनिया का पहला कंप्यूटर पूछे, अगर आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर जो है ना फर्स्ट सुपर कंप्यूटर भाई कौन सा था, है ना, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात अगर आपके एग्जाम के अंदर हो जाती है तो आप इसका याद रखना कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा था भाई, सीडीसी 6600। कौन सा हो जाएगा, सीडीसी 6600। सीडीसी 6600 ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। प्रिंट हेड अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख रहे हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए, प्रिंटर और मॉनिटर, प्रिंटर और मॉनिटर निम्न में से किसका उदाहरण माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, आप जरूर याद रख लेना कि प्रिंटर और मॉनिटर ये दोनों के दोनों किसके उदाहरण है भाई, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आउटपुट डिवाइस यानी कंप्यूटर के वे डिवाइस जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश को बाहर निकालने का कार्य करता है। यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को बाहर निकालने का कार्य करता है, वहां पे कौन सा हो जाएगा भाई, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनपुट यानी कंप्यूटर का वह भाग या कंप्यूटर के वे डिवाइस जिसका उपयोग यूजर कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो पेज मेकर तो होता है, फोटोशॉप भी होता है,
इसके अलावा नोटपैड भी होता है। तो एप्लीकेशन का कौन सा नहीं हो जाएगा, जो ये विंडोज 7 लिखा हुआ है ना, ये तो क्या होता है, ये तो भाई आपको याद रखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज 7। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 5। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो भाई आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है, या कौन सा एक कमांड है, या कौन सा एक प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर के ऊपर जो हार्डवेयर होता है उसको रन करता है, दूसरे सॉफ्टवेयर को भी रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो इसका मतलब बात किसके बारे में हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सारे के सारे वे क्वेश्चन है जो भले ही आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस देख सकते हैं। और नेक्स्ट आगे वाला, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने का कार्य करती है। भाई ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम के द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित किया जाता है। तो भाई रैम के द्वारा अधिक बार जो उपयोग में आने वाले जो डेटा होते हैं ना, उनको जो संग्रहित करने का जो कार्य जो किया जाता है वो भाई किसके द्वारा किया जाएगा, वो हो जाएगा भाई यहाँ पे कैश मेमोरी। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी है ना, इस कैश मेमोरी क्या कार्य करती है कि भाई आपको याद रखना, सीपीयू और रैम का गति बढ़ाने का कार्य करती है। भाई इसका आप याद रख लेना अवश्य, सीपीयू व रैम की गति बढ़ाने का कार्य करती है। सीपीयू व रैम की गति बढ़ाने का कार्य करती है कौन सी, कैश मेमोरी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और उसे पढ़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख सकते हैं। तो आपको याद रखना कि इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान यानी पेन अथवा पेंसिल से किए गए निशान को स्कैन करने का काम कौन करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भाई कौन सा आपका, OMR। इस OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है भाई, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है क्या, इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चंस ऑप्शंस यहाँ से देख सकते हैं, सी वाला विकल्प सही माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। भाई इनमें से कौन सा एक पेज के ओरिएंटेशन का प्रकार है। तो ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट यानी पेज ऐसे होता है, और लैंडस्केप का मतलब होता है पेज हॉरिजॉन्टल मोड में होता है। तो आपको याद रखना यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों विकल्प यहाँ से सही माने जाएंगे। ए और बी दोनों विकल्प यहाँ से क्या माने जाएंगे, सही विकल्प माने जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज किस प्रकार के खातों का समर्थन करता है। भाई जो आउटलुक जो अकाउंट होता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज की बात हो रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज है ना, ये किसके लिए, मतलब जो व्यापार सेटिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज किस प्रकार के खातों का समर्थन करता है। तो आपको याद रखना है कि आउटलुक अकाउंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे पीओपी भी हो जाएगा, आईएमएपी भी हो जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। भाई यहाँ पे आपको ए व बी दोनों करेक्ट करने पड़ेंगे, दोनों प्रकार के खाते माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प हैं। भाई मोबाइल के अंदर स्क्रीन लॉक विकल्प कौन सा होता है। तो ये तो इजी प्रश्न है भाई, सभी को आना चाहिए। स्वाइप भी होता है, पैटर्न भी होता है और पासवर्ड भी होता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले प्रिंटर में से कौन टोनर यानी सूखी स्याही पाउडर का इस्तेमाल करता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा ऐसा एक जो प्रिंटर होता है जिसमें प्रिंटर के दौरान टोनर और सूखी स्याही जो पाउडर होता है ना, स्याही होती है ना, सूखी स्याही पाउडर का इस्तेमाल करता है। तो ऐसा अगर प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है तो वहां पे आप करेक्ट आंसर क्या करके आएंगे, क्योंकि टोनर की बात हो रही है और सूखी इंक की बात हो रही है। तो बात यहाँ पे किसकी हो जाएगी, लेजर की। किसकी हो जाएगी भाई, लेजर प्रिंटर यहाँ से आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, लेजर प्रिंटर हो जाएगा। यहाँ से लेजर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है 12।
यूआरएल का तात्पर्य है भाई, यूआरएल का पूरा नाम पूछा गया है तो यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, सभी को उचित आपको पहले से पता होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी यूआरएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सरकारी सेवाओं को नागरिक तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है। भाई सरकार की जो सेवाएं होती है उनको नागरिकों तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम होता है उसे ई गवर्नेंस कहा जाएगा। क्या बोलेंगे उसे, ई गवर्नेंस बोलेंगे। इस ई गवर्नेंस का पूरा नाम क्या है, तो आप बोल देना इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का पूरा नाम क्या है, तो आप बोल देना इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कह सकते हैं, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक खाली जगह नामित है जो डिस्क पर फाइलों को स्टोर करता है। तो भाई आपको याद रखना है, खाली जगह नामित जो है जहां पे डिस्क पर फाइलों को स्टोर किया जा सकता है, यानी सेट ऑफ फाइल, यानी आप कह सकते हैं फाइल का समूह। फाइल का समूह, फाइल का समूह क्या कहलाता है, तो आप बोल देना फाइल का समूह आप कह सकते हैं फोल्डर कहलाएगा। एक कंटेनर सा प्रतीत होता है जिसमें आप किसी फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं, उसे हम फोल्डर के नाम से जान सकते हैं। देखिए आप सभी के लिए हम रात दिन एक करके अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बना रहे। आपका तो ओनली फॉर एक लाइक बटन के ऊपर क्लिक ही करना होता है, तो आप उस लाइक बटन के ऊपर क्लिक करने में कंजूसी न बस रहे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो मैंने सभी के सभी अपने मॉडल पेपर के अंदर डालने की कोशिश की है। ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम बताइए। पहली बात तो ईपीडीएस का देख लेते हैं। ये जो ईपीडीएस लिखा हुआ है ना, इस ईपीडीएस का पूरा नाम आ जाए तो आप बोल देना ईपीडीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका पूरा नाम होगा भाई, ये ईपीडीएस का पूरा नाम होता है। इसके अलावा यहाँ पे बीपीएल का पूछा गया है, तो बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी के ऊपर है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, एसएसओ का पूरा नाम बताइए। अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसका अवश्य याद रखना कि एसएसओ होता है ना, इसका पूरा नाम होता है सिंगल साइन ऑन। क्या होता है भाई, सिंगल साइन ऑन। यहां से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। टाइम्स न्यू रोमन क्या है भाई, जो टाइम्स न्यू रोमन है ना, मैंने कई बार बोला हुआ है कि बहुत सारी फॉन्ट होती है। अगर आपको डिफॉल्ट फॉन्ट की बात होती है, क्या होती है भाई, डिफॉल्ट फॉन्ट की बात हो जाती है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट तो कौन सी होती है, डिफॉल्ट फॉन्ट आपकी होती है कैलिबरी। डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है, कैलिबरी होती है। कौन सी, कैलिबरी। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे तो टाइम्स न्यू रोमन का पूछा है, तो ये भी किसका प्रकार, एक फॉन्ट का ही प्रकार है, एक फॉन्ट का ही प्रकार होता है। यहां से करेक्ट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉन्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर जो डॉक्यूमेंट्स होता है उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर नया पेज या नया पैराग्राफ दर्ज करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे भाई, आपको याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटर बटन। कौन सा हो जाएगा भाई, एंटर बटन के द्वारा आप ज्यादा बार दबाने से डॉक्यूमेंट में और भी नए पेज डाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटर बटन। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक ई कॉमर्स का उदाहरण है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया एक ई कॉमर्स प्रणाली का उदाहरण कौन सा हो जाएगा भाई, ई कॉमर्स प्रणाली का पूछा गया है। ई कॉमर्स प्रणाली का पूछा गया है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन तो दिए हुए हैं। यहाँ पे ये रहा भाई, यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज ई बाजार। क्या हो जाएगा भाई, राज ई बाजार होगा। क्या होगा, राज ई बाजार हो जाएगा, राज ई बाजार यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ई बाजार हो जाएगा। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है भाई, जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा, तो ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिससे आप किसी जॉब की तलाश कर सकते हैं। तो आपको याद रखना, अमेजोन होगा क्या, नहीं। पेटीएम होगा क्या, नहीं। मिंत्रा होगा क्या, नहीं। कौन सा हो जाएगा फिर, monster.com। monster.com के अलावा और कौन कौन से होते हैं, तो आप बोल देना जैसे जॉब अलर्ट। कौन कौन से, जॉब अलर्ट भी तो होता है ना, जॉब अलर्ट होता है, जॉब अलर्ट होता है। ठीक है, वापस लिख देते एक बार। देखो इसका तो करेक्ट आंसर भाई क्या हो जाएगा, इसका तो राइट आंसर हुआ कौन सा, यहाँ पे हो जाएगा इसका
monster.com। कौन सा? monster.com, यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं। तो अभी मैंने बोला जैसे कौन सा हो जाएगा भाई, जॉब अलर्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जॉब अलर्ट हो जाएगा, जॉब अलर्ट होता है। इसके अलावा नौकरी.com, कौन सा? नौकरी.com, नौकरी.com भी तो मैंने आपको बोला था होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है timesjobs.com, timesjobs.com। तो ये बहुत सारे मैंने आपको लिखवा दिए थे पहले आपकी बुक्स के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा monster.com। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कीज कौन सी है? भाई जो पावर पॉइंट होता है उस पावर पॉइंट के अंदर अगर आप न्यू स्लाइड जोड़ना चाहते हैं, क्या जोड़ना चाहते हैं भाई? न्यू स्लाइड जोड़ना चाहते हैं। तो न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए आप कंट्रोल के साथ में एम बटन का उपयोग करेंगे। कंट्रोल के साथ में क्या हो जाएगा? एम, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डुप्लीकेट का पूछे तो आप बोल देना कंट्रोल डी होता है। पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करवाने की शॉर्टकट की कौन सी है? भाई पावर पॉइंट के अंदर जहाँ पे आप वर्तमान में काम कर रहे हैं उस वर्तमान यानी आप कह सकते हैं वर्तमान स्लाइड को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? करंट स्लाइड। क्या बोलेंगे? करंट स्लाइड बोलेंगे, करंट स्लाइड के नाम से जानेंगे। तो करंट स्लाइड शो करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? आपको याद रखना है शिफ्ट के साथ में F5। किसका उपयोग करेंगे? शिफ्ट प्लस F5 होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के सामने। MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? अभी भी बोला था भाई पोर्ट्रेट व लैंडस्केप, यानी ऐसा ये है, ये तो लैंडस्केप है और ऐसा पेज होता है वो किसको क्या बोलेंगे? सॉरी, ये वाला तो कौन सा भाई आपका पोर्ट्रेट है और ये वाला कौन सा कहलाएगा? लैंडस्केप। ये कौन सा कहलाएगा? लैंडस्केप। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हुआ भाई? ये एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। किसका प्रकार है? पेज ओरिएंटेशन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला विकल्प यहाँ से चलिए नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। MS एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत होती है। भाई MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जब स्टार्ट होता है जैसे बराबर, सम, बराबर, एवरेज, तो ये सब किससे स्टार्ट हो रहा है भाई? निशान कौन सा है? इक्वल टू। कौन सा? इक्वल टू। ऑप्शन नंबर बी यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। MS एक्सेल में एक चार्ट का प्रकार है। भाई MS एक्सेल में एक चार्ट का प्रकार कौन सा है? तो देखिए पाई चार्ट होता है। भाई कौन सा है नहीं पूछा यहाँ पे, एक्सेल में एक चार्ट का प्रकार नहीं है पूछा है। कौन सा है भाई? नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है भाई? तो आपको याद रखना है कि देखो पाई चार्ट तो होता है, कॉलम चार्ट भी होता है, राडार चार्ट भी होता है। ये डेटाबेस है ना, ये इसमें आपका राइट माना जाएगा। क्वेश्चन मिस्टेक हुई है थोड़ी, नहीं है लिखना था, हमने है लिख दिया है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा यहाँ पे? डेटाबेस प्रोग्राम अलग से सॉफ्टवेयर होता है, ये इस एक चार्ट का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से किसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है? तो आज ही मैंने टॉपिक लिया था, तो आपको याद रखना प्रेजेंटेशन किसे कहा जाता है। ये जो पावर पॉइंट होता है ना, इस पावर पॉइंट को क्या बोलेंगे आप? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बोलेंगे आप। चलिए इसके अलावा MS वर्ड होता है, उसे आप क्या बोलेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग। MS वर्ड को आप क्या बोलेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक्सेल होता है ना, इस एक्सेल को आप क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट। एक्सेल को क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जान सकते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक को जोड़ा जा सकता है? भाई डॉक्यूमेंट के अंदर हाइपरलिंक को जोड़ना है, तो हाइपरलिंक को जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में के। कंट्रोल के किसकी होती है? तो आप बोल देना ये होती है अपने हाइपरलिंक की। कंट्रोल के किसकी होती है? तो आप बोल देना हाइपरलिंक की होती है। कंट्रोल ए किसकी होती है? तो आप बोल देना ऑल सेलेक्ट की। किसकी होती है? ऑल सेलेक्ट, यानी सिलेक्ट पूरा करना। तो ये कंट्रोल के साथ में F, ये होती है फाइंड की। कंट्रोल F किसकी होती है? फाइंड की। और कंट्रोल E किसकी होती है? सेंटर में लिखने के लिए, अलाइन टेक्स्ट सेंटर। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कंट्रोल के साथ में क्या हुआ? के हो जाएगा। नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नवीनतम यानी सबसे नया आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग कौन सा भाई? नौगाट 7.0। नौगाट 7.0 यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार है? भाई साइबर खतरे का कौन सा इनमें से प्रकार हो जाएगा? तो वायरस होता है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स होता है, स्पाईवेयर होता है। तो इसका मतलब सभी तो है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है? साइबर सुरक्षा का प्रकार कौन सा हुआ? वायरस होता है क्या? नहीं। इसके अलावा स्पाईवेयर होता है क्या? नहीं। तो यहां से कौन होता है? ये जो है ना, ये भाई साइबर सुरक्षा का प्रकार है। साइबर सुरक्षा के अंदर कौन सा आ जाएगा? आपका एंटीवायरस आ जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस कुंजी द्वारा स्लाइड शो को रोका जा सकता है? भाई स्लाइड शो को रोकना चाहते हो तो आप कीबोर्ड की कौन सी की दबा सकते हैं? एस्केप। कौन सी? एस्केप। यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मोशन पाथ क्या है? भाई अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, मोशन पाथ क्या है? तो मोशन पाथ एक एनिमेशन का ही तरीका होता है जिसके द्वारा क्या होता है भाई, इसके ऊपर किसी आइटम होती है ना, उसको मूवमेंट किया जा सकता है। तो एक स्लाइड पर एक एनिमेशन होता है, एक स्लाइड के ऊपर जो आइटम होती है उसको मूव करने का तरीका है कौन सा? मोशन पाथ। आगे वाला क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? तो ये मैंने आज ही बोला था आपको, भाई डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है ना, उसे आप क्या बोलेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट है, कोई आप कह सकते हैं कोई काम चल रहा है, कोई भी आप पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जाने की प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन बोलेंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर भाई? स्लाइड ट्रांजिशन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। भाई एंटीवायरस प्रोग्राम के ऊपर भी हमला कर देता है, एंटीवायरस प्रोग्राम के ऊपर भी हमला कर देता है। तो यहाँ पे ये बात किसकी हो रही है भाई? रेट्रोवायरस। क्या हो जाएगा? रेट्रोवायरस। यानी ये आपको याद रखना है, थोड़ा याद रख लेना। रेट्रोवायरस ऐसा वायरस होता है जो एंटीवायरस के ऊपर भी हमला कर देता है। और इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन, भारतीय आईटी अधिनियम 2000, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए बनाए गए हैं? तो आपको याद रखना है ये सब किस में आता है भाई? ये आपको याद रखना है कि आईटी एक्ट वगैरह है ना, ये सारी की सारी सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट कर हो पा रहे हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।